नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान वहां के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। इस चुनाव में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथ की हार हुई है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। और बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले और आंदोलन करने वाले छात्रों की भी इस चुनाव में जमानत जब्त हो गई। आज आपको बताएंगे कि अगर तारिक रहमान को नए बांग्लादेश का निर्माण करना है तो उन्हें पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको हमारे देश की एक नई महामारी दिखाएंगे और इसका नाम है गाड़ियों की महामारी। जिस तरह से लोग अपनी गाड़ियों से आजकल सड़कों पर लोगों को कुचल रहे हैं, उसके बाद इसे महामारी ही कहा जाना चाहिए। आज आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें केरल की एक बुजुर्ग महिला ने रॉन्ग साइड पर चलने वाले एक ड्राइवर को अच्छा सबक सिखाया। और आखिर में आपको बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया के 42 साल के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपनी 13 वर्ष की बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो नॉर्थ कोरिया में 78 साल पुरानी सत्ता की परंपरा टूट जाएगी। वहां पर सत्ता हमेशा से पुरुषों के हाथ में रही है और पहली बार कोई महिला उत्तर कोरिया की उत्तराधिकारी बनेगी। सबसे पहले हम बांग्लादेश के चुनावी नतीजों को आपके लिए डिकोड करेंगे, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत मायने रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष 60 साल के तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे। 299 सीटों पर हुए चुनाव में बीएनपी के गठबंधन को 212 सीटें मिल चुकी हैं और इसने बहुमत के लिए जरूरी 150 सीटों के आंकड़े को पार कर लिया है। बीएनपी गठबंधन में 7 पार्टियां हैं और इन्होंने मिलकर सभी 299 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और अकेले बीएनपी ने 209 सीटें जीती हैं और अब ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जमाते इस्लामी ने 224 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 68 सीटें मिली हैं और नेशनल सिटीजन पार्टी को वहां पर सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। और ये वही पार्टी है जिसने छात्र आंदोलन का बांग्लादेश में नेतृत्व करके वर्ष 2024 में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। ये वही छात्र हैं जिन्होंने बाद में अपनी पार्टी बना ली, लेकिन जब चुनाव हुआ तो जनता ने इस पार्टी पर भरोसा नहीं किया। नेशनल सिटीजन पार्टी के 20 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है और नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन से जमात को फायदा हुआ, लेकिन नेशनल सिटीजन पार्टी के वोटर्स उनसे दूर चले गए। और एक चिंताजनक बात यह भी है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की सीमा से सटे इलाकों में जमाते इस्लामी के कई उम्मीदवारों को जीत मिली है और ये बहुत कट्टरपंथी माने जाते हैं। आप इस मानचित्र में देखिए, इसमें केसरिया रंग से दिखाए गए इलाके वही हैं जहां पर जमात की जीत हुई है और पर्पल यानी बैंगनी रंग से जो इलाका आपको दिख रहा है वहां पर बीएनपी की जीत हुई है। बीएनपी गठबंधन को कुल मिलाकर लगभग 71% सीटों पर जीत मिली है और इससे पहले बांग्लादेश के इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को वर्ष 2018 के चुनाव में 85% यानी 257 सीटें मिली थी। बांग्लादेश में वर्ष 2006 के बाद पहली बार यानी करीब 20 वर्षों के बाद बीएनपी की सरकार बन रही है। वर्ष 2008 से लेकर 2024 तक वहां पर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग सरकार बना रही थी, सत्ता में थी, लेकिन इस बार आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया और उसके किसी भी नेता ने चुनाव नहीं लड़ा। शेख हसीना खुद अपनी जान बचाकर किसी तरह से भारत आई और अब भी यहीं पर है, शरण लेकर यहां पर रह रही है। 35 वर्षों के बाद बांग्लादेश में पहली बार कोई पुरुष प्रधानमंत्री होगा। आखिरी बार वर्ष 1988 में काजी जफर अहमद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे, जो पुरुष थे। और वर्ष 1991 से लेकर 2024 तक वहां की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा और ये दोनों ही बारी बारी से प्रधानमंत्री बनती रही। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार चुनाव में 3 हिंदू उम्मीदवार भी जीते हैं और ढाका की एक सीट से वर्ष 1971 के बाद पहली बार किसी हिंदू उम्मीदवार की जीत हुई है। अब आपको इन चुनावी नतीजों का मतलब समझाते हैं। पहला, जिन छात्र नेताओं ने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था उनकी नेशनल सिटीजन पार्टी बुरी तरह से हार गई, यानी विद्रोह करना,
तोड़फोड़ करना, हिंसा करना तो आसान है, तख्ता पलट करना भी आसान है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सरकार में आना, लोगों का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल काम है। यह भी हो सकता है कि इन तमाम छात्र नेताओं के इस आंदोलन को उस समय कोई विदेशी मदद या फंडिंग मिल रही हो, जिसकी वजह से इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और हिंसा करके तख्ता पलट तो कर दिया, शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया, लेकिन इसमें से कुछ भी आम जनता की मर्जी से नहीं हो रहा था। यह भी हो सकता है कि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना से उतनी नाराज नहीं थी जितना कि इन विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों को देखकर लगता था। और यही बात इन चुनावी नतीजों में आई है, जब नेशनल सिटीजन पार्टी 299 में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। और यह सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, दुनिया भर में जहां जहां आपने देखा होगा विद्रोह होता है, तख्ता पलट होता है, वहां पर ज्यादातर जब अगली बार चुनाव कराया जाता है तो फिर लोगों की जो उम्मीदें होती हैं उन लोगों से जिन्होंने तख्ता पलट किया है वो टूट जाती हैं। अब ये जो सारे छात्र नेता आप जिन्हें देख रहे हैं, उस समय लगता था कि बांग्लादेश की जनता बहुत गुस्से में है, बांग्लादेश की जो जनता है वो अपनी सरकार से, शेख हसीना से बड़ी नाराज है, इसीलिए उनके घर में इतनी तोड़फोड़ की गई। और फिर इन्हीं नेताओं को, यानी इन छात्र नेताओं को यह लगने लगा कि हम बहुत लोकप्रिय हो गए, और जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। इसीलिए चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो इस बात पर फिर से ये इशारा करते हैं कि हो सकता है उस समय जो तख्ता पलट हुआ हो उसके पीछे कोई विदेशी ताकत रही होगी, उसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें होंगी जिन्होंने रातों रात बांग्लादेश का माहौल एकदम बदल दिया और जिसकी वजह से ये तख्ता पलट हुआ। दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी का सिर्फ 68 सीटों को जीतना पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन बांग्लादेश के लिए यह एक खतरनाक खबर है। और इसका मतलब यह है कि जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी अब धीरे धीरे वहां पर मजबूत हो रही है। और इस बार तो उसने 68 सीटें जीती हैं, लेकिन अगर इस कट्टरपंथी विचारधारा को रोका नहीं गया तो अगली बार ये 268 सीटें भी जीत सकती है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस पार्टी को मदद करना चाहेंगे ताकि आगे चलकर यह पार्टी और बड़ी हो। चिंता की बात यह है कि जमाते इस्लामी के गठबंधन ने कुल मिलाकर 76 सीटें जीत ली हैं और जमात पहली बार बांग्लादेश का मुख्य विपक्षी दल बन गया है। इसका मतलब वहां जमकर कट्टरपंथी राजनीति होने वाली है। और तीसरा पॉइंट ये, 17 साल तक लंदन में रहने वाले 60 साल के तारिक रहमान इस समय बांग्लादेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ये मौका उन्हें लंबे इंतजार के बाद मिला है। इन नतीजों से ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की जनता न तो छात्र नेताओं को चाहती थी और न ही जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी नेताओं को, और इन दोनों के बाद वहां की जनता के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था और वो था तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को वोट देना। और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का चुनाव न लड़ना बीएनपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि लोगों के पास विकल्प खत्म हो गए थे। और चौथा, बीएनपी पारंपरिक रूप से भारत के खिलाफ और पाकिस्तान की करीबी पार्टी रही है शुरू से, इसलिए भारत के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं है। अब तारिक रहमान को यह समझना होगा कि यह वर्ष 1991 नहीं बल्कि 2026 है। 1991 में तारिक रहमान की मां खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी और 1991 में 16 सालों के सैन्य शासन के बाद बांग्लादेश में चुनाव हुए थे। लेकिन वक्त बदल चुका है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है और उसके पास बांग्लादेश को देने के लिए कुछ नहीं। अगर तारिक रहमान को अपने देश के लोगों के लिए अच्छा काम करना है और दुनिया में अपनी छवि को सुधारना है तो उन्हें पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत की जरूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश के चुनावों पर शानदार जीत हासिल करने पर बधाई दी है और कहा कि भारत शांति, तरक्की और समृद्धि के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तारिक रहमान को सबसे दिलचस्प संदेश हमारे देश में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, मेरी तरफ से बांग्लादेश के सभी भाई बहनों और वहां की पूरी जनता को दिल से बधाई, शुभोनंदन, और हिंदी में इसका मतलब होता है शुभकामनाएं, और सभी को एडवांस में रमजान मुबारक। ममता बनर्जी आगे लिखती हैं, मेरे तारिक भाई, इस शानदार जीत के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं।
ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश और खासकर तारिक रहमान के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने लिखा है, फॉर दिस ग्रेट विक्ट्री माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई तारिक भाई, हिज पार्टी एंड ऑल द पार्टीज। तो अब तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख थे। उनके साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के भी उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को बांग्लादेश की एक लोकतांत्रिक सरकार के साथ डील करना होगा, जो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लोकतंत्र की ताकत से ही बांग्लादेश वर्ष 1971 में पाकिस्तान से अलग भी हुआ था। अगर बांग्लादेश में जमात इस्लामी की सरकार बनती तो चीन को भी पाकिस्तान का करीबी होने का फायदा मिलता। यानी इस समय चीन भी वेट एंड वॉच मोड में होगा। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुश करने वाले नहीं हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि जब तारिक रहमान की सरकार बनेगी तब वो आधिकारिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। वर्ष आपको याद होगा जुलाई 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही हैं। तारिक रहमान पिछले 17 वर्षों से मुख्य तौर पर सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही राजनीति करते रहे हैं। लेकिन देखिए दोनों में समानता है और जो समय का जो चक्र है वो कैसे चलता है। तारिक रहमान 17 साल तक लंदन में शरण लेकर अपने देश से दूर रहे, क्योंकि अगर वो अपने देश आते तो उन पर इतने सारे मुकदमे डाले हुए थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और इसीलिए वो 17 साल तक अपने देश नहीं आ पाए और वहीं पर रहकर वो सोशल मीडिया के जरिए अपने देश के लोगों को वीडियो बनाकर भेजते रहते थे। अब उनकी जो प्रतिद्वंदी रही हैं शेख हसीना, अब वो भारत में वैसे ही शरण लेकर रह रही हैं जैसे ये 17 साल तक लंदन में रह रहे थे। तो तारिक रहमान की जो स्थिति थी 17 साल तक, आज वो उनकी विरोधी शेख हसीना की स्थिति बन गई है। तो इस दौरान जैसा मैं आपको बता रहा था, तारिक रहमान लंदन में अपने घर में बैठकर सोशल मीडिया की राजनीति करते रहे और लगातार सिर्फ सोशल मीडिया के पोस्ट और वीडियोस बना बनाकर अपने जो फॉलोअर्स थे उन्हें संबोधित करते रहे। अगर हम उनके पिछले सैकड़ों वीडियोस और उनके बयानों का विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि वो अपनी मां खालिदा जिया की तरह कट्टरपंथी नहीं है। वो प्रगतिशील विचारधारा के एक सेंटरिस्ट यानी मध्यम मार्गी नेता हैं और वो बांग्लादेश की पुरानी पारंपरिक राजनीति को बदलना चाहते हैं। तारिक रहमान ने बांग्लादेश में चुनावों के दौरान एक नारा दिया था, फ्रेंड्स यस मास्टर नो, यानी बांग्लादेश दोस्त चाहता है, किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। और इस समय खुद बांग्लादेश के लोग भी तारिक रहमान को भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की सलाह दे रहे हैं। India is our friend. We always maintain a friendly relations with India, so it will be continued. I came here to celebrate this occasion. It's a great victory. I am the great fan of Mr. Tareq Zia, so I came here to see him here after this win. Basically, I mean, it's a fascinating moment for us because after 17 years, we got the opportunity to vote, and we could vote for the candidates of the party which we love. We are celebrating the victory of our favorite team, political team. Yeah. Of course, he's the greatest leader we could ever ask for, and like, I don't know. I really hope he is the change that we were looking for after whatever happened in July. बीएनपी के पिछले शासनकाल के दौरान बांग्लादेश को लगातार 4 वर्षों तक दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश घोषित किया गया था और तारिक रहमान के लिए इस मुद्दे पर लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। तारिक रहमान की सबसे बड़ी चुनौती है बांग्लादेश की 13.5% बेरोजगारी, जिसमें युवा सबसे ज्यादा हैं और वहां के जेन जी यानी युवाओं ने बहुत भरोसे के साथ उन्हें अपना वोट दिया है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना तारिक रहमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। This victory belongs to Bangladesh. This victory belongs to them first. This victory belongs to the people who aspire to and have sacrificed for them first.
From today, we are all free with the true essence of freedom and rights restored. I congratulate the people of Bangladesh by overcoming all obstacles. You have paved a way of establishment of democracy in the country. To ensure that no evil force can be established autocracy in the country, and to ensure that the nation is not turned into a subservient state, we must remain united and uphold the will of the people. Our past and opinions may differ, but in interest of the country, we must remain united. I firmly believe that national unity is our collective strength, while division is our weakness. We have cleared ourselves regarding the foreign policy, which is the interest of Bangladesh and the interest of Bangladesh people comes first. आज हम आपको थोड़ा तारिक रहमान की शख्सियत के बारे में भी बता रहे हैं। तारिक रहमान फिल्मों के काफ़ी शौकीन हैं और ऐसा कहा जाता है कि हॉलीवुड की एक फिल्म को वो कई बार देख चुके हैं और इस फिल्म का नाम है एयरफोर्स वन। क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या को छोड़कर बाकी के कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है? क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 42.8 लाख करोड़ रुपए की है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 36.9 लाख करोड़ रुपए की है। यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी है और इनके बीच लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का अंतर है। ये आप देखिए, बांग्लादेश 42.8 लाख करोड़ की इकोनॉमी है और पाकिस्तान बांग्लादेश से छोटी इकोनॉमी है, सिर्फ 36.9 लाख करोड़ की। तो पहला जो सरप्राइज हो सकता है आपके लिए वो ये कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ी अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.4 लाख रुपए है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। यहां भी बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। बांग्लादेश पर 15 लाख करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है, जबकि पाकिस्तान पर 25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और पूरी दुनिया में बांग्लादेश सैन्य शक्ति के मामले में 37वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की रैंक है 14वीं। सिर्फ सैन्य ताकत में पाकिस्तान आगे है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही अपना सारा पैसा सिर्फ अपनी सेना पर और खून खराबे पर खर्च किया है। इस समय पाकिस्तान बांग्लादेश से कमजोर देश है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर भी बांग्लादेश से पीछे है और तारिक रहमान को यह समझना होगा कि पाकिस्तान उन्हें कभी सफल नहीं बना सकता और पाकिस्तान सिर्फ उन पर एक बोझ बनकर रह सकता है। और बांग्लादेश का तेज रफ्तार से विकास करने के लिए उन्हें सिर्फ भारत की मदद लेनी पड़ेगी। भारत ही उनकी मदद कर सकता है अपने पड़ोसी देशों में। बांग्लादेश चुनाव में संवैधानिक सुधारों के लिए भी इस बार एक जनमत संग्रह कराया गया और वहां की 68% जनता ने इन बदलावों को अपना समर्थन दे दिया है। क्या नए बदलाव होंगे? अब वहां पर प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम करके राष्ट्रपति और विपक्ष को ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी पहले के मुकाबले, और वो इसलिए ताकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये बैलेंस हो जाए। मुख्य विपक्षी दल जमात इस्लामी को इसका फायदा मिलेगा और तारिक रहमान की सबसे बड़ी चुनौती होगी बांग्लादेश में जमात और कट्टरपंथियों को कंट्रोल करना, क्योंकि अब विपक्षी दलों को भी ज्यादा ताकत मिल जाएगी और बांग्लादेश का जो मुख्य विपक्षी दल है वो है जमात। अब आपको बांग्लादेश से नॉर्थ कोरिया लेकर चलते हैं। वहां के 42 वर्ष के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन वैसे तो हमेशा ही खबरों में बने रहते हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया में उनकी नहीं बल्कि उनकी बेटी की चर्चा हो रही है और उनकी बेटी का नाम है किम जू ए। वो सिर्फ 13 साल की हैं और किम जोंग के बाद नॉर्थ कोरिया की अगली सुप्रीम लीडर बन सकती हैं। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि किम जोंग उन्हें अपना उत्तराधिकारी अब उन्होंने चुन लिया है अपनी बेटी को, और इसी महीने अपनी पार्टी की बैठक में किम जोंग उन अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं और उनकी अगली उत्तराधिकारी होंगी उनकी बेटी। ऐसा कहा जा रहा है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। पिछले 3 वर्षों से किम जोंग उन अपनी बेटी को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं
और वो लगातार अपने पिता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं और हिस्सा ले रही हैं। हालांकि उनकी उम्र सिर्फ 13 साल है। उनकी बेटी पहली बार वर्ष 2022 में एक मिसाइल परीक्षण के दौरान अपने पिता के साथ नजर आई थी। पिछले साल सितंबर में वो अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन गई थी और तब बीजिंग रेलवे स्टेशन पर ली गई तस्वीर में वो अपने पिता के साथ नजर आ रही थी। और इसी साल 1 जनवरी को भी वो अपने दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए प्योंगयांग के शाही समाधि स्थल पर पहुंची थी अपने पिता के साथ। नॉर्थ कोरिया में कभी भी चुनाव नहीं होता और वहां एक ही परिवार का शासन रहा है और किम जो ए को उत्तराधिकारी बनाने को डायनेस्टी प्लानिंग कहा जाता है। आप इसे कह सकते हैं कि ये डायनेस्टी प्लानिंग है। इन 2 तस्वीरों में आप ये देखिए, जैसे आज किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी दिखाई दे रही हैं, उसी तरह वर्ष 2010 में खुद किम जोंग उन भी अपने पिता के साथ दिखाई देते थे, जब उनके पिता नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर थे और उन्हें 26 वर्ष की उम्र में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। दोनों की तस्वीरें देखिए, किम जोंग उन जब अपने पिता के साथ थे और अब किम जोंग की बेटी उनके साथ है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। उन्हें बहुत ज्यादा आजादी नहीं है। वहां पर फैशन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है कि वहां के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा हेयर कट लेते हैं, इस सब पर सरकार नजर रखती है। लेकिन किम जोंग उन की बेटी बहुत ही स्टाइलिश हैं और वो हमेशा बेहतरीन डिजाइनर आउटफिट्स में नजर आती हैं। नॉर्थ कोरिया के आम लोगों में छोटे बालों का चलन है, छोटे बाल रखते हैं वहां पर सभी लोग, लेकिन किम जोंग उन की बेटी लंबे बाल रखती है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को उनके कठोर फैसलों और कट्टर छवि के लिए जाना जाता है और अब ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाकर अपनी इस छवि को बदलना चाहते हैं, इसे थोड़ा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया एक पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाकर किम जोंग उन बदलाव का एक संदेश अपने देश के लोगों को देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि किम जो ए किम जोंग उन की इकलौती संतान है। किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं। उनकी सबसे बड़ी संतान उनका एक पुत्र है जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है और इसके अलावा उनकी एक और बेटी है और इन दोनों ही बच्चों को कभी भी किसी ने नहीं देखा। इनकी कोई तस्वीर सार्वजनिक नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सत्ता हमेशा से पुरुषों के हाथ में रही है। वर्ष 1948 में नॉर्थ कोरिया की स्थापना किम इल सुंग ने की थी और उन्होंने वर्ष 1994 तक 46 वर्ष तक शासन किया, 46 ईयर्स। और ये किम जोंग उन के दादा थे। इसके बाद किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल वर्ष 1994 से 2011 तक नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर रहे और फिर किम जोंग उन को वर्ष 2010 में 26 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने अपना उत्तराधिकारी चुना और उनके पिता की मौत के बाद ही वर्ष 2011 में किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बने। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तराधिकारी चुने जाने के बावजूद 13 वर्ष की किम जू को शासक बनने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि किम जोंग उन अभी सिर्फ 42 वर्ष के हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। वैसे आपने ये नोट किया होगा कि आज भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां सत्ता में एक ही परिवार के लोग एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी तक ऐसे ही एक ही परिवार के लोग शासन करते हैं, सत्ता में बैठे रहते हैं। आज आपको ये लगता होगा कि भारत इन देशों से कितना अलग है, लेकिन भारत में भी वर्ष 1950 से लेकर 2014 तक जब भी कांग्रेस की सरकार रही है सत्ता में, तो सत्ता के केंद्र में एक ही परिवार हमेशा से रहा है और वो है गांधी परिवार। अब हम आपको अपने देश की एक नई महामारी के बारे में बताना चाहते हैं और इस नई महामारी का नाम है गाड़ियों की महामारी। जिस तरह से लोग आजकल अपनी गाड़ियों से सड़कों पर चल रहे लोगों को कुचल रहे हैं, इसके बाद इसे महामारी ही कहा जाना चाहिए। हमारे देश में कानून तोड़ने की सबसे उपयुक्त जगह हमारी सड़कें हैं। आप देश के किसी भी शहर में कुछ ही मिनटों के लिए सड़क के किनारे खड़े हो जाइए और आपको ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए लोग बड़ी आसानी से दिख जाएंगे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब पढ़े लिखे होने से जुड़ा मुद्दा नहीं है।
ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि लोगों की आदत में अब ये शामिल हो चुका है, अभी हमारे डीएनए में आ गया है। पढ़े लिखे लोग और महंगी गाड़ियों में चलने वाले लोग भी अब कानून तोड़ते हुए आसानी से दिख जाएंगे, रॉन्ग साइड चलते हुए आसानी से आपको दिख जाएंगे। अब आपको हम केरल की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। केरल हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे और साक्षर राज्यों में से एक है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति सड़क पर ट्रैफिक होने की वजह से, सड़क पर ट्रैफिक जैम होने की वजह से फुटपाथ पर अपनी स्कूटी चलाने लगा। उसे लगा कि हर बार की तरह इस बार भी वो आसानी से निकल जाएगा, फुटपाथ पर स्कूटी चलाने से क्या होगा। लेकिन एक बुजुर्ग महिला उसके सामने चट्टान की तरह आकर खड़ी हो गई और यह महिला उसे पूरी बहादुरी से रोकती हैं और फिर उस व्यक्ति को सिविक सेंस और ट्रैफिक सेंस सिखाती है और आखिरकार इस व्यक्ति को वापस लौटना पड़ता है। अब देखिए ये पूरा वीडियो। इसमें अगर आप देखेंगे ये वीडियो, पहले आप वीडियो देखिए। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि सड़क पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और ट्रैफिक जैम क्या, ऐसा लग रहा है कि ये कोई क्रॉसिंग है, सिग्नल है और इस व्यक्ति को जल्दी है। इसने अपनी स्कूटी फुटपाथ पर चढ़ा ली। लेकिन फुटपाथ किसके लिए है? फुटपाथ है पैदल चलने वाले लोगों के लिए। और इस देश में आज भी ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, बाइक नहीं है। आज भी हमारे देश में ज़्यादातर लोग पैदल चलते हैं और ये फुटपाथ उनके लिए बना है। लेकिन इस प्रकार के कुछ लोग हमारे देश की जनता से उसके फुटपाथ छीन लेते हैं। और ये जो महिला हैं, इन्होंने कहा कि आपको वापस जाना पड़ेगा, फुटपाथ हमारा है, हमारे चलने के लिए है। और अगर आप नहीं गए तो उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और कहा कि मैं मोबाइल फ़ोन से आपका वीडियो बनाऊंगी। और फिर आखिरकार इस व्यक्ति को पीछे हटना पड़ा। मैं भी आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में हर जगह ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं हो सकती आपको बचाने के लिए। आज आपके हाथ में जो आपका सबसे बड़ा हथियार है वो है ये। असल में ये जो इस प्रकार के लोग चलते हैं, ये अपनी गाड़ियों को अपना हथियार बना लेते हैं और उस हथियार से ये बाकी के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, बाकी के लोगों को घायल कर रहे हैं। अब इस गाड़ी नुमा हथियार का एक ही जवाब है, ये हथियार। आपको जहां भी इस प्रकार के लोग मिलें, आपको अपने इस हथियार का प्रयोग करना चाहिए, इनका वीडियो बनाना चाहिए, इन्हें सार्वजनिक रूप से इनके बारे में लोगों को बताना चाहिए और फिर जो भी ट्रैफिक पुलिस आप जहां पर भी हैं, उस ट्रैफिक पुलिस को टैग कर देना चाहिए ताकि इन लोगों के चालान हो सके। बुजुर्ग महिला की ये तस्वीर वायरल होने के बाद वहां के प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया। सोचिए, केरल में लिटरेसी रेट यानी साक्षरता की दर 95% है, लेकिन उसके बावजूद वहां के लोगों में, कुछ लोगों में सिविक सेंस नहीं है। अब देखो, केरल की जो पुलिस है वो इस महिला को सम्मानित कर रही है। यही काम आपको भी करना है। आखिर हमारे देश के लोग कब समझेंगे कि फुटपाथ गाड़ी चलाने की नहीं बल्कि पैदल चलने की जगह होती है और इसीलिए उसका नाम फुटपाथ यानी पैदल चलने का रास्ता उसका नाम रखा गया है। अब ये तो केरल की बात है। दक्षिण भारत से अब आपको लेकर आते हैं उत्तर भारत और नवाबों के शहर लखनऊ की ये तस्वीर देखिए, नई तस्वीर। यहां पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाले 21 साल के एक छात्र ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए सड़क पर कुछ लोगों को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के साथ कार में उसके 4 दोस्त भी बैठे थे और ये सभी एक पार्टी से लौट रहे थे। इस हादसे में 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। अब ये वीडियो भी देखिए। ये दोनों घटनाएं देश के 2 अलग अलग हिस्सों की है। एक उत्तर भारत में है और दूसरा दक्षिण भारत में। लेकिन इन दोनों घटनाओं में जो दिख रहा है वो सेम है, कॉमन है,
कि कैसे लोगों का सिविक सेंस खत्म होता जा रहा है। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ गाड़ियां हैं। हमारे देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़कों का नेटवर्क है और हर साल सड़क दुर्घटनाओं की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हमारे देश में होती हैं। वर्ष 2023 में 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 63,000 लोग मारे गए। 2025 में इसमें थोड़ी सी कमी आई, लेकिन लगभग 57,500 लोगों की जान गई। यानी पिछले साल हर दिन 157 लोगों ने और हर घंटे 6 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। आज सड़कों पर बिना नियमों के गाड़ी चलाना एक नई महामारी बन गई है। सड़क पर लोग आपस में लड़ने लगते हैं, रोड रेज की घटनाएं हो रही हैं और अपनी गाड़ियों को अब लोग हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़क पर स्टंट करते हैं। जब देखिए गाड़ियों का इस्तेमाल देखिए, सड़क पर स्टंट करते हैं तो गाड़ियों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। सड़क पर स्पीड का मजा लेते हैं तो गाड़ियों को अपने नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब लोगों को कुचलते हैं गुस्से में आकर, तो समझिए कि गाड़ियों को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ नियमों का पालन करना अक्सर डर से जुड़ा होता है। कैमरा है तो गाड़ी की स्पीड कम रखेंगे और पुलिस अगर सामने खड़ी है तो हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, सिर्फ चालान से बचने के लिए। हर गाड़ी को उसके मालिक के बैंक अकाउंट से अब हमें जोड़ देना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि हर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसके बैंक अकाउंट से उसके लाइसेंस को जोड़ देना चाहिए या गाड़ी के कागजों को उससे जोड़ देना चाहिए, जिससे जैसे ही किसी का कोई चालान कटे तो तुरंत उसके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाए। क्योंकि लोगों में अब चालान न भरने की आदत हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो हम तो आपसे आज यही कहेंगे कि जो तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई हैं, वो तस्वीरें असल में ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड पर आएगी और आपको कुचलती हुई निकल जाएगी। भगवान ना करे कि कभी आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अब अगर आप कहीं ऐसा होते हुए देखते हैं जहां आपको कोई रॉन्ग साइड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, खतरनाक रूप से गाड़ी चलाता हुआ कोई दिखाई दे रहा है, तो तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। उसमें एक कैमरा लगा हुआ है, उसका वीडियो बनाइए और फिर उस वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, प्रशासन को टैग करके, ट्रैफिक पुलिस को टैग करके, और इन तमाम लोगों का चालान करवाइए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक एयर टैक्सी कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। यानी अब टैक्सी सिर्फ सड़कों पर नहीं चलेगी बल्कि हवा में भी उड़ेगी। अभी फिलहाल कार से अगर आप सेंट्रल दिल्ली से गुरुग्राम जाएं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 23 किलोमीटर की इस दूरी को पूरा करने में कई बार तो 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाता है। वहीं पर ये एयर टैक्सी से अगर आप जाएंगे तो ये दूरी 12 मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी को दिल्ली के कनॉट प्लेस से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना हो तो गाड़ी से अगर आप जाएंगे तो पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, जबकि एयर टैक्सी से आप 18 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। CII ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें एयर टैक्सी का ये कॉरिडोर 3 राज्यों से गुजरेगा। ये एयर रूट हरियाणा के गुरुग्राम के DLF फेज 3 से शुरू होगा और गुरुग्राम के ही साइबर हब, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और कनॉट प्लेस और फिर उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 18 से होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। ये इसका एक रूट बनाकर रखा है। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई लगभग 65 से 75 किलोमीटर के बीच है, जिसे 30 मिनट से भी कम समय में आप एयर टैक्सी से तय कर सकते हैं। अब ये जो एयर टैक्सी में आप छोटा सा हेलीकॉप्टर जैसी जो चीज़ देख रहे हैं, ये एक छोटा और बेहद हल्का इलेक्ट्रिक विमान है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यानी ये सीधे ऊपर उड़ता है और सीधे नीचे उतर जाता है। इसे रनवे की आवश्यकता नहीं है। ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की तुलना में इसमें बेहद कम शोर होता है और ये हल्का भी है। एयर टैक्सी बैटरी की मदद से चलती है और उसे चार्ज किया जा सकता है। जैसे आप किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते हैं, वैसी ही बैटरी इसमें भी है। इससे ना तो धुआं निकलता है और ना ही प्रदूषण फैलता है। एयर टैक्सी में सामान्य तौर पर 2 से 6 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं और दुनिया के कई देशों में बिना पायलट के एयर टैक्सी का परीक्षण भी इस समय चल रहा है।
दिल्ली में एयर टैक्सी को शुरू करने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में विशेष लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट्स बनाने होंगे और इन्हें वर्टी पोर्ट कहते हैं। ये वर्टी पोर्ट एक तरह से एयरपोर्ट या हेलीपैड की तरह होते हैं जहां एयर टैक्सी उतरेगी और यहीं से उड़ान भरेगी। और ये वर्टी पोर्ट जमीन पर बनाने की बजाय बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छतों पर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए बड़े बड़े अस्पताल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल टावर्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, उनकी छतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर बड़े और घनी आबादी वाले शहरों के लिए बनाई गई है। इसका फायदा यह है कि इसके लिए जमीन अलग से ना तो खरीदनी पड़ेगी ना डेवलप करनी पड़ेगी और इस प्रोजेक्ट को बहुत कम पैसे में शुरू किया जा सकता है। अब आपको इसका किराया बताते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, ये शुरुआती अनुमान है, दिल्ली से गुरुग्राम के बीच जो किराया होगा वो 2000 से 3000 रुपए के आसपास हो सकता है। एक एयर टैक्सी की कीमत 30 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए होती है अगर ये इसकी खरीद की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, इसका इस्तेमाल बढ़ेगा, तो भविष्य में इसका किराया सस्ता भी हो सकता है। जिस तरह किसी ज़माने में हवाई जहाज़ से सफ़र करना सिर्फ अमीरों तक सीमित था, लेकिन आज आम लोग भी हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, वैसे ही आने वाले समय में एयर टैक्सी भी आम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है। CII का कहना है कि अगर दिल्ली में ये मॉडल सफल रहा तो इसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी लागू किया जा सकता है। हमारे देश में कई कंपनियां एयर टैक्सी की योजना पर इस समय काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में एयर टैक्सी पर काम चल रहा है। चीन की एक कंपनी ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी बना ली है, जिसे चीन के एविएशन रेगुलेटर ने उड़ान भरने की मंजूरी भी दे दी है। 2 सीटों वाली एयर टैक्सी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और ये सर्विस इसी साल शुरू हो सकती है चीन में। और चीन में 1 किलोमीटर सफर करने के लिए 400 से 500 रुपए का किराया देना होगा। पिछले साल दुबई में भी एयर टैक्सी का एक सफल परीक्षण किया गया था और अब वहां पर एयर टैक्सी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। दुबई में भी इसी साल एयर टैक्सी की शुरुआत हो सकती है और एयर टैक्सी का विचार बड़ा आकर्षक है, लेकिन इसे लागू करना उतना आसान नहीं होगा जितना आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। दिल्ली जैसे बड़े और संवेदनशील शहर में इसे शुरू करने के लिए कई गंभीर चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा। दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद भवन, विदेशी दूतावास और आसपास सैन्य ठिकाने हैं, जहां हवाई क्षेत्र पर कई बार बड़े प्रतिबंध होते हैं। एयर टैक्सी को इन नियमों का पालन करना होगा और संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी भी बनाकर रखनी होगी। दिल्ली में तो आज कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर आप ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते। तो जब ड्रोन नहीं उड़ा सकते तो एयर टैक्सी कैसे उड़ाएंगे? भारत में नागरिक उड्डयन के जो नियम हैं वो बड़े सख्त हैं। एयर टैक्सी ना तो हेलीकॉप्टर है, ना ही पारंपरिक विमान है। इसके लिए DGCA को नई गाइडलाइंस बनानी होंगी। दिल्ली का मौसम भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। गर्मी, मानसून और घना कोहरा उड़ान को अक्सर प्रभावित कर सकता है और ख़ास तौर पर कोहरे में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। इसके अलावा एयर टैक्सी की टेक्नोलॉजी कितनी भरोसेमंद है, ये भी बड़ा सवाल है। बैटरी की क्षमता, चार्जिंग का समय और इमरजेंसी लैंडिंग पर अभी और काम करना पड़ेगा। शुरुआत में एयर टैक्सी का उपयोग हम मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में कर सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के मामलों में, या फिर जो बहुत महत्वपूर्ण कॉरपोरेट मीटिंग्स होती हैं, इनमें अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल हो सकता है और बाद में सफल होने पर इसे आम जनता के लिए भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन जो रेगुलेशन है, यानी अक्सर आपने हमारे देश में हवाई जहाज़ों को भी देखा होगा, जो एविएशन सेक्टर में भी कई बार हम सुरक्षा के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, नियमों को ठीक से लागू नहीं करते। लेकिन जब ये छोटी छोटी टैक्सियाँ हवा में उड़ने लगेंगी तो कहीं वैसा ही तो नहीं हो जाएगा जैसे जब ये टैक्सियाँ सड़कों पर घूमती हैं, तब भी बहुत सारे कानूनों को तोड़ दिया जाता है। अगर ये हो गया तो फिर ये बहुत खतरनाक होगा। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें।
अब आपको एक प्रोटेस्ट में लेकर चलते हैं। वैसे तो दुनिया भर में महंगाई, बेरोजगारी या फिर भ्रष्टाचार या दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर अलग अलग देशों में हमेशा से आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन शायद ये पहली बार है जब सोशल मीडिया के खिलाफ एक आंदोलन हो रहा है और एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कोई खास पॉलिटिकल पार्टी या विचारधारा नहीं है, बल्कि उन माता पिताओं की चिंता है जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे सोशल मीडिया के गुलाम बनते जा रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के हेडक्वार्टर के बाहर बड़ी संख्या में बच्चों के माता पिता ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि सोशल मीडिया की वजह से उनके बच्चे मर रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ ऐसे माता पिता भी थे जिनके बच्चों की सोशल मीडिया की वजह से मौत हो चुकी है। ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के लॉस एंजलिस में बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और ये मुकदमा मेटा और अल्फाबेट के खिलाफ चल रहा है। ये दो सबसे बड़ी टेक कंपनियां हैं। इस मुकदमे में सोशल मीडिया कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जानबूझकर इस प्रकार से डिजाइन किया है जिससे बच्चों को इसकी आदत पड़ जाए, इसकी लत लग जाए। इस समय अमेरिका में गूगल, मेटा, टिकटॉक और स्नैपचैट के खिलाफ हजारों मुकदमे दर्ज हैं। अगर अदालत का फैसला इन कंपनियों के खिलाफ आ गया तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भविष्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। सोशल मीडिया आज अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट बन चुका है और करोड़ों बच्चे और युवा घंटों तक सोशल मीडिया पर बिताते हैं। हमारे देश में पहली बार सोशल मीडिया की वजह से गाजियाबाद में 3 सगी नाबालिग बहनों ने आत्महत्या कर ली। और इस सोशल मीडिया कंपनी कहती है कि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये अधूरा सच है। इस समय सोशल मीडिया का एल्गोरिथम आपके व्यवहार को पढ़ता है। वो जानता है कि आप कितनी देर सोशल मीडिया पर रुके, आपने क्या देखा, किस वीडियो को 2 बार देखा और आपने किस पोस्ट पर कमेंट किया, और फिर वो आपका वैसा ही कंटेंट आपको बार बार दिखाता है। वो आपके व्यवहार को समझ जाता है। अगर एक बच्चा उदास है और वो डिप्रेशन से जुड़ा कंटेंट देखता है तो एल्गोरिथम उसे वैसा ही कंटेंट दिखाएगा। अगर कोई खतरनाक स्टंट देखता है तो फिर वही ट्रेंड बार बार उसके सामने आएगा। इसी तरह सोशल मीडिया बच्चों को मानसिक रूप से अब बीमार बना रहा है, और इसीलिए सोशल मीडिया के खिलाफ ये आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है और ये आंदोलन फेल नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये तो अमेरिका की बात मैं आपको कर रहा था कि अमेरिका में जो बच्चे हैं उनके माता पिता कैसे स्नैपचैट के बाहर खड़े होकर अब स्नैपचैट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन बच्चों की तस्वीरें उन्होंने ली हुई हैं जो स्नैपचैट के शिकार हुए हैं, जो स्नैपचैट की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से मारे गए हैं। और ये सारे लोग क्या कह रहे हैं कि स्नैपचैट से हमारे बच्चों को बचाइए, स्नैपचैट हमारे बच्चों को मार रहा है। इस प्रदर्शन को देखकर हमारे देश के जो माता पिता हैं उन्हें भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति इन पेरेंट्स की हुई है वही स्थिति अब भारत के पेरेंट्स की भी होने लगी है धीरे धीरे। इसलिए अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा सोशल मीडिया का शिकार हो रहा है तो आपको न सिर्फ उसे सोशल मीडिया से दूर रखना होगा, बल्कि सोशल मीडिया के इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी होगी। माता पिता के तौर पर यह कर्तव्य भी अब आपको निभाना पड़ेगा कि आप अपने देश में सरकारों पर यह दबाव डालें कि वो इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग नियम कानून बनाएं। उनको कैसे कंट्रोल में रखना है, अब इसके लिए हमारे देश में भी सख्त कानून होने चाहिए, और यह होगा तब जब हमारे देश के पेरेंट्स भी अमेरिका के इन पेरेंट्स की तरह इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। आज से भारत की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि आज से भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदल गया है। अब ये सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा।
पहले इसको लोग पीएमओ कहते थे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहते थे या प्रधानमंत्री कार्यालय कहते थे। अब ये सेवा तीर्थ कहलाएगा। अब भारत सरकार अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक वाले पुराने जमाने के दफ्तरों में नहीं बैठेगी। अब भारत की सरकार अपनी खुद की इमारतों से चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ का आदर्श वाक्य है नागरिक देवो भव, यानी नागरिक ही भगवान है। मतलब राजा और प्रजा वाला रिश्ता अब खत्म हो गया और अब जनता और सरकार के बीच सेवक और जनता वाला भाव है। पिछले लगभग 78 वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय अंग्रेजों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग साउथ ब्लॉक से चलता था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर कैबिनेट की पहली बैठक की थी। सेवा तीर्थ के उद्घाटन के बाद साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री मोदी ने शाम 4 बजे आखिरी बार कैबिनेट की बैठक की। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए। रेस कोर्स रोड उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में ही अब भारत सरकार के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होंगे। एक तो पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस। प्रधानमंत्री कार्यालय और कर्तव्य भवन हाईटेक और बहुत ही आधुनिक बिल्डिंग्स हैं, जिनमें नए दौर के स्मार्ट ऑफिसेज हैं जो पूरी तरीके से डिजिटली कनेक्टेड हैं, जहां हाई स्पीड इंटरनेट होगा, पेपरलेस सिस्टम्स हैं, स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हैं और मॉनिटरिंग नेटवर्क जैसी तमाम लेटेस्ट सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन भी किया है और अब यहीं पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। इसी वजह से विभागों में तालमेल और ज्यादा बढ़ेगा, काम में तेजी आएगी और प्रशासन को चलाने वाली व्यवस्था में भी बदलाव आपको दिखाई देगा। लेकिन इन बदलावों के लिए 13 फरवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 95 वर्ष पहले 13 फरवरी 1931 को तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसी साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का उद्घाटन किया था और तब अंग्रेजों ने इसे पावर सेंटर के रूप में पेश किया था। पुराने युग की समाप्ति हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री अपने नए दफ्तर में बैठेंगे, उन्होंने वहां से काम करना शुरू कर दिया। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर